हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने एवीएम के मॉड्यूल डी का यूनिट नंबर 29 को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बेस्ड है टर्म लोन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले के टॉपिक का एमसीक्यू, यदि लेसन आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ दोस्तों, तो आप पहले जाके उसे एक बार देख लें, क्योंकि एमसीक्यू सेशन को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पार्टिकुलर चैप्टर से, वो आप एमसीक्यू सेशन से कवर कर सकते हो दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपको मैं कंसेप्ट भी साथ साथ बताते बताते चलूँगा, और इसका यदि आप थ्योरी पोर्शन नहीं देखे हैं दोस्तों, थ्योरी पोर्शन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। साफ साफ लिखा हुआ है क्या, इनकरेक्ट सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। तो पहला है कि टर्म लोन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट। अब दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, टर्म लोन इसलिए लिया जाता है ताकि हम लोग फिक्स एसेट को ले सकें। अब फिक्स एसेट को क्या है, क्या कैसा कैसा है, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो ये सभी के सभी हमारे फिक्स एसेट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है दोस्तों। इसी तरह एक टर्म होता है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, जिसे हम लोग शॉर्ट में WCTL कहते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्म लोन और WCTL में क्या अंतर है। देखिए, बैंक क्या करती है, कभी कभी टर्म लोन प्रोवाइड करती है कि किसी वर्किंग कैपिटल के लिए भी, और ऐसे देखिए, यदि बैंक टर्म लोन प्रोवाइड कर रही है करंट एसेट के लिए, अभी मैंने क्या बताया, फिक्स एसेट के लिए, नॉर्मली तो फिक्स एसेट के लिए प्रोवाइड करती है, लेकिन यदि सेम टर्म लोन को प्रोवाइड किया जाए करंट एसेट के लिए, तो उसका नाम दिया गया है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अच्छा, अब आपको पता है कि जो बिजनेस इंटरप्राइज होते हैं, उनको अपना फंड जो रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करना पड़ता है, ताकि वो करंट लेवल को मेंटेन कर सकें अपने। अब वो कहाँ से फंड लाती है, तो अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से लाती है, चाहे वो कैपिटल हो या टर्म लायबिलिटी हो। ठीक है, तो जिसे हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से फंड को वो जनरेट करती है, ठीक है, ताकि करंट रेशियो को क्या कर सके, वो मेंटेन कर सके। यदि मान लीजिए कि वो जो इंटरप्राइज है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वो लिक्विडिटी क्रंच को फेस करेगी और बिजनेस ऑपरेशन भी इफेक्ट होगा। तो इस केस में बैंक क्या करती है, बैंक उस केस में WCTL प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसके पास नेट वर्किंग कैपिटल है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, और नेट वर्किंग कैपिटल चूंकि उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो बैंक क्या करती है, उसे WCTL प्रोवाइड करती है, यानी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या कर रहा है, दूसरा ऑप्शन, WCTL आर प्रोवाइडेड फॉर सस्टेनिंग करंट एसेट। तो दोस्तों, ये सही है कि गलत है, बताइए। तो ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया कि करंट एसेट को सस्टेन करने के लिए WCTL प्रोवाइड किया जाता है, यानी ये भी सही है। तीसरा कह रहा है टर्म लोन आर पेबल एज पर डिमांड। अब बताइए, डिमांड पे पेबल होता है क्या टर्म लोन? तो दोस्तों देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जहाँ तक बात है टर्म लोन का, ठीक है, तो ये जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है ना, उसको हम लोग 1 साल के लिए सैंक्शन करते हैं। ये 1 साल के लिए सैंक्शन होता है, ठीक है, और ये डिमांड पे पेबल होता है कि डिमांड करेंगे तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन टर्म लोन जो होता है वो उसका अपना एग्रीड रिपेमेंट शेड्यूल होता है। ऐसा क्या होता है, अपना रिपेमेंट शेड्यूल होता है टर्म लोन का। ठीक है, और चूंकि टर्म लोन का अपना रिपेमेंट शेड्यूल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसीलिए जो है हम लोग, इसीलिए जो टर्म लोन है उसका कोई डिमांड नहीं होता है दोस्तों, पेबल और डिमांड नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन आर पेबल एज पर रिपेमेंट शेड्यूल। ये भी गलत है। मैंने क्या बताया कि WCTL का 1 साल का मैच्योरिटी पीरियड रहता है, वो डिमांड पे पेबल होता है, जबकि टर्म लोन का रिपेमेंट शेड्यूल होता है। ठीक है, और वो लंबे समय तक चलता है। तो आप देख सकते हैं कि पहला 2 ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा 2 ऑप्शन गलत है, यानी बोथ 3 और 4 आर रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है टर्म लोन का और WCTL का, तो आप आसानी से समझ सकते हो। मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, WCTL एक टर्म लोन का ही प्रकार है, लेकिन वैसा टर्म लोन है जिसको दिया जाता है करंट एसेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, करंट एसेट को मेंटेन करने के लिए WCTL दिया जाता है, और फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए टर्म लोन दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टर्म लोन बाय बैंक। तो टर्म लोन की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, टर्म लोन के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कंसेप्ट है कि एसेट लायबिलिटी मैचिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन टर्म फाइनेंसिंग। तो दोस्तों, ये जो एसेट लायबिलिटी है। दूसरा है इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन पेबल विद इन 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटी। रिपेमेंट ऑफ अ टर्म लोन कैन बी इन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और करंट रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इन अप्रेजल ऑफ टर्म लोन। अब बताइए दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोस्तों
सबसे पहली बात कि ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यदि आपको टर्म लोन को अप्रेस करना है ना तो करंट रेशियो को आप नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि करंट रेशियो को यूज़ करते हैं हम लोग WCTL के लिए, क्योंकि मैंने बताया ही है कि आपको करंट एसेट को फुलफिल करने के लिए WCTL दिया जाता है। ठीक है, तो करंट रेशियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो नहीं है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट रेशियो है, तो DSCR इंपॉर्टेंट रेशियो है। क्या है दोस्तों, DSCR। ठीक है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग टर्म रोल का अप्रेजल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि यहीं पे पूछता कि WCTL के अप्रेजल के लिए कौन सा रेशियो रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलोगे करंट रेशियो, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी तो साफ गलत है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि टर्म लोन का जो रिपेमेंट शेड्यूल होता है, और ऑब्वियस सी बात है वो EMI में उसे पे कर सकते हैं, तो ये सही है हमारा। फिर टर्म लोन का जो इंस्टॉलमेंट होता है जो कि 1 साल के अंदर पे किया जाएगा, तो उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। हाँ, उसको वो बताया है मैंने कि वैसा टर्म लोन जिसको 1 साल के अंदर पे किया जाएगा इंस्टॉलमेंट को, तो हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी में आता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंस्टॉलमेंट को किस में लेते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी में लेते हैं। फिर देखिए एसेट लायबिलिटी मैचिंग जो है वो टर्म फाइनेंसिंग में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। हम लोग टर्म फाइनेंसिंग के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एसेट लायबिलिटी मैचिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म फाइनेंसिंग। चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन सभी पॉइंट से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, और वो स्टेटमेंट है दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, टर्म फाइनेंसिंग के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट होता है ना, उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में उसके कारण क्या होता है, एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, बैंक को जो है विजिलेंस डालना पड़ता है एसेट लायबिलिटी पोजीशन पे, ताकि ये इंश्योर कर सके कोई लिक्विडिटी मिसमैच नहीं हो। ठीक है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो उसका पार्ट है टर्म फाइनेंसिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पूछा गया है कि वर्किंग कैपिटल लोन का क्या मतलब है, तो मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो होता है हमारा 1 साल के लिए होता है। मैंने बताया भी है आपको कि यदि बोरोवर को करंट एसेट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो जो करंट एसेट को फुलफिल करने के लिए यदि हम लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उससे कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, और ये 1 साल के लिए होता है। तो आप कह सकते हैं इसे शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक, क्या कह सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट टर्म लोन विच प्रोवाइड मनी टू बाय अर्निंग एसेट। आगे देखते हैं। आप देखिए DSCR का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। DSCR काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है दोस्तों, DSCR को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों DSCR का आपसे क्या पूछ लिया गया है, इसका फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों DSCR के बारे में आपको पता होना चाहिए कि DSCR जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला यदि आपको मैं बताऊं तो वो ये ऐसा होता है, DSCR इज इक्वल टू, ठीक है, EB। ठीक है, आप देखिए इसको सिंपल सा लैंग्वेज में आप समझिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं DSCR पे। देखिए आप इसको नंबरेटर में लिखिए, कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट, कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट से पहले का कैश फ्लो को नंबरेटर में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो दोस्तों देखिए, जहाँ तक बात है रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का, इसका 2 पार्ट होगा। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का कौन कौन सा 2 पार्ट होगा, तो दोस्तों देखिए मैं बताता हूँ। एक होगा हमारा इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एक होगा हमारा क्या, इंस्टॉलमेंट। इसको मैं समझाता हूँ। एक होगा हमारा इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये हमारा रिपेमेंट ऑब्लिगेशन है, मैंने जो लोन लिया है उसका इंस्टॉलमेंट तो मैं पे करूँगा ना। और एक साथ ही साथ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हम बात किसका कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं DSCR की। चलिए, क्योंकि मैं इसलिए समझा रहा हूँ इसी, क्योंकि इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। और यदि नंबरेटर की बात करें तो नंबरेटर में आपको क्या बताया, कैश बिफोर इंटरेस्ट। तो एक तो आपको प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसे सेम यहाँ भी उतार देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपॉन इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो आप जरा ऑप्शन को देखिए, नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टर्म लोन इंटरेस्ट प्लस टर्म लोन इंस्टॉलमेंट। देखिए इसमें तो छूटा हुआ है, ये नहीं होगा, नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टर्म लोन इंस्टॉलमेंट अपॉन टर्म लोन इंटरेस्ट, ये भी छूटा हुआ है। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों होगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ देखिए इंस्टॉलमेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टर्म लोन इंटरेस्ट। ठीक है, तो टर्म ये सही है हमारा और ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो
तो आपको DSCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये इन द बैलेंस शीट, आई छूट गया, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक द टर्म लोन एंड बैंक गारंटी आर शोन एज अंडर। तो बताइए टर्म लोन को कहाँ शो करते हैं और DPG को कहाँ शो करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टर्म लोन को हम लोग शो करते हैं, आपको पता है कि जो DPG है वो एक तरह का कंटिजेंट लायबिलिटी होता है, और टर्म लोन जो है वो बैंक के लिए क्या होता है दोस्तों, एक एसेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो DPG है उसको हम लोग कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह शो करते हैं, और टर्म लोन को हम लोग एसेट की तरह शो करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए DSCR पूछ लिया गया है, तो DSCR का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना। देखिए यहाँ मैंने बताया प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपॉन इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में आपको देखिए अमाउंट ऑन इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन दिया हुआ है 10,000 पर मंथ, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा पर मंथ दिया हुआ है। तो और हमको जो है क्वेश्चन में एवरेज ये क्या कहते हैं सालाना एनुअल पूछा गया है, तो एनुअल कितना हो जाएगा, इसको 12 से गुना कर देंगे, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 10,000 को 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1,20,000, ठीक है। चलिए फिर इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना दिया हुआ है, और मंथली एवरेज इंटरेस्ट ये भी मंथली दिया हुआ है, तो 5,000 यदि मंथली है, इसको 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60,000 नहीं हो जाएगा। तो 60,000 हमारा क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे हम लोग 60,000 लिख देंगे, ठीक है। ऊपर भी लिख देंगे 60,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 30,000 पर एनम, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया PAT इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना है 2,70,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2,70,000, ठीक है। और दोस्तों इंटरेस्ट ऑन और फिर डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 30,000 है, ठीक है। तो कितना है दोस्तों 30,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लाख और 3,60,000, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1,80,000, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डेप्रिसिएशन DSCR कितना है, ऑप्शन नंबर सी यानी 2। तो आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक्सप्लेनेशन है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक बैंक को किसी पर्सन का अकाउंट ओपन करना है, उसको टर्म लोन चाहिए शेड कंस्ट्रक्शन के लिए TL1, और TL2 चाहिए मशीनरी परचेज के लिए, और उसको एक LC नेगोशिएशन भी चाहिए। तो पहले ब्रांच के पास आया और CC अकाउंट बोला, फिर आस्क्ड टू ओपन CC अकाउंट एंड LC फर्स्ट, मैनेजर टोल्ड हिम द सीक्वेंस और ओपनिंग अकाउंट। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो उसको TL1 भी खुलवाना है, TL2 भी खुलवाना है, LC भी खुलवाना है और CC भी खुलवाना है। अब बताइए किस ऑर्डर में आप उसका अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका कंसेप्ट समझिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसे टर्म लोन सैंक्शन कीजिएगा TL1, ताकि वो सेट को कंस्ट्रक्ट कर सके, और TL2 कीजिएगा ताकि मशीनरी को परचेज कर सके, ठीक है। TL2 क्यों किया जा रहा है, ताकि मशीनरी परचेज कर सके। तो TL1 TL2 आप पहले सैंक्शन कीजिएगा उसे, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसका आप एक लोन अकाउंट खोलिएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए मशीनरी को परचेज करने के लिए LC उसे चाहिए, ठीक है, और तब आता है रनिंग अकाउंट का ओपनिंग यानी CC का, ठीक है। तो सीक्वेंस जो होगा क्या होगा, ऑप्शन A होगा, ठीक है। ऑप्शन A पहले TL1 खुलेगा, फिर TL2 खुलेगा, फिर LC खुलेगा, फिर CC खुलेगा, ठीक है। वो तो कह रहा है कि पहले हम CC और LC खोल दें, ये गलत है। जो वो चाहता है वैसे उस ऑर्डर में अकाउंट नहीं खुलेगा, पहले उसका TL1 TL2 खुलेगा, फिर LC और CC खुलेगा। अगला क्वेश्चन है कि टर्म लोन को यदि आपको फाइनेंस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो कौन सा है जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन के सर्विसिंग को शो करता है। तो दोस्तों मैंने बताया है टर्म लोन फाइनेंसिंग के लिए DSCR याद रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लोन है जिसका इंटरेस्ट को पे किया गया रिपेमेंट पीरियड में, और जबकि प्रिंसिपल को एंड में पे किया जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई लोन लिया, तो जो इंटरेस्ट है खाली इंटरेस्ट दिया, और जब लास्ट में रिपेमेंट आया तो वो प्रिंसिपल दिया, ठीक है। तो इस तरह के लोन को क्या कहते हैं, तो इस तरह के लोन को हम लोग बैलून रिपेमेंट लोन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, बैलून रिपेमेंट लोन। अच्छा एक और लोन आप जान लीजिए, एक और लोन होता है इसे बुलेट लोन कहते हैं। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं समझा देता हूँ दोस्तों, बुलेट लोन के बारे में बता देता हूँ। बुलेट लोन क्या होता है, यदि इंटायर रिपेमेंट जो है एक इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, क्या ली 1 इंस्टॉलमेंट में है, 1 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यदि इंटायर आपको एक इंस्टॉलमेंट में दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं बुलेट। तो ध्यान दीजिएगा, एक है बैलून और एक है बुलेट। बुलेट में एक ही इंस्टॉलमेंट में हम लोग पूरे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पे करते हैं, और बैलून में क्या करते हैं, इंटरेस्ट को खाली पे करते जाते हैं और लास्ट में प्रिंसिपल को पे करते हैं, वो हमारा बैलून रिपेमेंट लोन होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, बैलून रिपेमेंट और बुलेट रिपेमेंट। बुलेट में एक ही इंस्टॉलमेंट में सब कुछ, और बैलून में इंस्टॉलमेंट वाइज हम इंटरेस्ट को पे करेंगे और लास्ट में हम प्रिंसिपल को पे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब फिर से DSCR पे क्वेश्चन है, देखिए टर्म लोन 15,000 पर महीना दिया हुआ है, तो उसको 12 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 आपको क्या मिल गया, 1,80,000 आपको मिल गया इंस्टॉलमेंट। मंथली एवरेज इंटरेस्ट, ठीक है, कितना दिया हुआ है 7500, इसको भी 12 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90,000, ठीक है, 90,000 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1,00,000 दिया हुआ है, और पीएटी दिया हुआ है 3,50,000। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं दोस्तों, फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा ना, फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबरेटर में क्या लिखना है, प्रॉफिट कितना है हमारा 3,50,000, यानी 3.5 लाख लिखते हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कितना है, तो देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 90,000, ठीक है, तो 0.9L लिखते हैं। और डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, डेप्रिसिएशन है 1 लाख, तो 1L लिखते हैं। इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा, इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट हमें दिया हुआ है 1,80,000, ठीक है, तो 1.8 लाख लिखते हैं। और इंटरेस्ट तो 0.9L पता है। ये सॉल्व कीजिएंगे आप तो 5 9 14 14 14, ठीक है, 31415 5.4 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 7 2.7, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, यानी यहाँ भी DSCR आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है DSCR निकालने का तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब फिक्स्ड एसेट का परचेज, समझिएगा, जब फिक्स एसेट को हम परचेज कर रहे हैं, परचेजर जो है वो सप्लायर को इमीडिएटली पेमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसे एक एग्री रिपेमेंट शेड्यूल की तरह पेमेंट दे रहा है, तो बैंक जो है इस गारंटी करती है इस रिपेमेंट को। तो ऐसे गारंटी को क्या कहते हैं हम लोग, समझ रहे हैं कि अभी का अभी मान लीजिए कि आपसे मैंने कुछ फिक्स एसेट खरीदा, लैंड खरीदा, और मैंने आपको तुरंत पैसा नहीं दिया, और तो बैंक क्या कर रही है कि बैंक ये बोल रही है कि चलो मैं आपको पैसा दिलवा दूंगा। तो ऐसे गारंटी को क्या कहते हैं, ऐसे गारंटी को कहते हैं डीपीजी यानी डेफर्ड पेमेंट गारंटी। क्या बोलते हैं इसे, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डेफर्ड पेमेंट गारंटी एक तरह का हमारा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है, जिसे हम लोग बैलेंस शीट में ऑफ बैलेंस शीट आइटम में शो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डीएल और डीपीजी में अंतर आपको क्लियर रखना चाहिए कि डीपीजी एक तरह का टीएल ही तो है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ध्यान दीजिएगा नॉट करेक्ट पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीजी एंड टीएल इज सेम, दैट इज फाइनेंसिंग द फिक्स्ड एसेट, सही है। ऑब्लिगेशन अंडर टर्म लोन एंड डीपीजी इज पेड बाय द कस्टमर फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि डीपीजी एंड टीएल आर फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट, ये दी गलत है दोस्तों। देखिए जो डीपीजी होता है ना, उसमें बेसिक अंतर क्या है कि हाँ, तो बैंक को सप्लायर को पे करना है, तो डीपीजी जो है वो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट है, ठीक है, नॉन फंड बेस्ड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फंड बेस्ड नहीं है, ये क्या है, नॉन फंड बेस्ड। आपको पता है बेसिक डिफरेंस फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, और DSCR रेशो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिगेशन भी जो है कस्टमर होगा, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट बाय एंटरप्राइज। अब समझिए, देखिए हमारे पास फिक्स एसेट के कॉस्ट को मीट करना है, तो इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड नहीं होता है दोस्तों। सोर्स ऑफ फंड की जहाँ तक बात करें हम, तो एक होता है हमारा सोर्स ऑफ फंड और एक होता है यूज ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड में आता है हमारा लायबिलिटी, ठीक है। तो आपको यदि फिक्स एसेट के कॉस्ट को मीट करना है तो इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, तो दोस्तों याद रखिएगा डीपीजी हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है। हाँ, क्रेडिट बाय सप्लायर ऑफ एसेट होगा, फिर यानी कि जो एसेट का सप्लायर है उससे जो उधार ले रहे हैं तो वो सोर्स ऑफ फंड हो सकता है, वो हमारी लायबिलिटी हो सकता है, इंटरनल एक्रूवल हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है। लेकिन डीपीजी जो है वो हमारा, मैंने बताया अभी कि डीपीजी को हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में शो करते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। आगे देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट बाय एंटरप्राइज। तो बताइए, ये होगा, बिल्कुल होगा, डिवेंचर होगा, लेकिन डीपीजी नहीं होगा। तो 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं। अब देखिए अप्रेजल पे आते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट के अप्रेजल पे आते हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट के अप्रेजल में कौन कौन सा अप्रेजल होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है हमारा मैनेजेरियल अप्रेजल, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा टेक्निकल अप्रेजल, और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा इकोनॉमिकल अप्रेजल, यानी ये तीनों के तीनों आते हैं, यानी इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों कोई भी टर्म लोन प्रपोजल को अप्रेज करना है तो जितने भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट अप्रेजल में वो जरूरी नहीं अप्लाई करना हमें, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जरा प्रोजेक्ट अप्रेजल को अच्छे से समझते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल कैन बी टेकन इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो मैंने बताया मैनेजरियल होगा, टेक्निकल होगा, और फिर क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, लेकिन सोशल वाला कुछ नहीं है।
तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जहाँ है वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सोशल अप्रेजल नाम का कुछ नहीं होता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल में या तो मैनेजरियल होगा या टेक्निकल होगा या इकोनॉमिकल होगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्या है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी का एग्जामिनेशन होता है, ये सही है। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोमोटर फॉर्म अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो प्रोमोटर होते हैं कि देखिए जब आप मैनेजरियल अप्रेजल करते हैं ना, जब आप मैनेजरियल अप्रेजल करते हैं दोस्तों, तो आप ये देखते हैं कि प्रमोटर का क्रेडेंशियल क्या है, ठीक है। आप उसमें ये देखते हैं कि जो प्रमोट कर रहा है, जो प्रोमोटर है, उसकी क्या क्रेडेंशियल है, ठीक है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर फॉर्म पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल, तो ये गलत है दोस्तों। ये इकोनॉमिक अप्रेजल का पार्ट नहीं होता, ये हमारा किसका होता है, मैनेजरियल एस्पेक्ट का पार्ट होता है। प्रमोटर बैकग्राउंड इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अप्रेजल, ये सही है। कैपेसिटी ऑफ प्रमोटर टू अरेंज फॉर एडिशनल फंड इन केस ऑफ कंटिजेंसी फॉर्म अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। देखिए ये सही है, प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हम इकोनॉमिक अप्रेजल में लेते हैं, ठीक है। एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेंगे, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस लेंगे, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस लेंगे। लेकिन ये जो कर रहा है कि प्रमोटर का कैपेसिटी कि वो अरेंज कर पाएगा नहीं कर पाएगा एडिशनल फंड को कंटिजेंसी के केस में, ये हमारा गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ठीक है। सो डी को हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल में नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं अब प्रोजेक्ट अप्रेजल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। कैपेसिटी ऑफ प्रमोटर टू अरेंज फॉर एडिशनल फंड, तो मैंने देखा ही है कि ये ऑप्शन गलत है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर फॉर्म पार्ट इकोनॉमिक कैपिटल सही है। प्रमोटर बैकग्राउंड पार्ट ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो ओनली 2 एंड 3 सी नंबर करेक्ट होगा। अब बताइए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया है, प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये दो जो क्वेश्चन है, ये कौन सा अप्रेजल प्रोवाइड करता है, मैनेजरियल, टेक्निकल, इकोनॉमिक और नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन का अवेलेबिलिटी, प्रपोज कंस्ट्रक्शन का डिटेल, कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, मार्केटिंग अरेंजमेंट, ये सभी के सभी हमारे टेक्निकल अप्रेजल में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ हमारा मैनेजरियल में आता है। जैसे मैंने मैनेजरियल में आपको बताया कि प्रमोटर का क्या क्रेडेंशियल है, फिर मैंने इकोनॉमिक में आपको बताया कि प्रमोटर पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अप्रेजल में कौन सा कंपोनेंट आता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का। तो बैंक पार्टिसिपेट करता है टेक आउट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में, किसके साथ। तो दोस्तों देखिए, ये जो टेक आउट फाइनेंसिंग होता है ना, वो होता है हमारा IDFC के साथ या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। तो इसमें क्यों करते हैं, ताकि जो है लिक्विडिटी सपोर्ट ले सकें, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग टेक आउट फाइनेंसिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करना है, तो बैंक क्या करती है, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करती है बाय वे ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, टर्म लोन, प्रोजेक्ट लोन, सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड एंड डिवेंचर, ठीक है। और इसके लिए एक पार्ट है टेक आउट फाइनेंसिंग, और किसके साथ होता है, IDFC के साथ या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि आपके पास कोई सिंगल एंड ग्रुप बोरोवर है, उसके लिए प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट जो है अदर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो कितना है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो बोरोवर ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो क्रेडिट एक्सपोजर डाला गया है उसका नॉर्म्स है 40% का। कितना है नॉर्म्स, 40% का। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप के लिए, ठीक है। अच्छा, और यदि हम बात करें एक सिंगल बोरोवर है, एक सिंगल बोरोवर है दोस्तों, तो सिंगल बोरोवर के लिए जो लिमिट डाला गया है वो है 15%, ठीक है। देखिए 15% ऑफ बैंक फॉर सिंगल एंड 40% फॉर ग्रुप, ये सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं क्या हुआ कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को रिव्यू किया गया, पार्सल क्रेडिट इनहाक, PCE बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, PCE किसे दिया जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को दिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड को दिया जाता है। ये कब हुआ था, 18/5/2017 में हुआ था। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट टू बी एलिजिबल फॉर PCE फ्रॉम बैंक, कॉर्पोरेट बॉन्ड शैल बी रेटेड बाय मिनिमम डैश ऑफ एक्सटर्नल क्रेडिट एजेंसी एट ऑल बैंक। यदि PCE लेना है तो एक रेटिंग की रिक्वायरमेंट है, वो रेटिंग कितना है ये पूछा गया दोस्तों वो रेटिंग के बारे में आपको पता, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आप जस्ट याद कर लेंगे। वो रेटिंग है हमारा 2, यानी कि 2 एक्सटर्नल मिनिमम रेटिंग 2 मिलना ही चाहिए, तभी आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड पे PCE पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो रेटिंग जो है कहीं कहीं आप देखिएगा, प्री इन्हांस रेटिंग जो है देखिएगा कहीं कहीं वो लिखिएगा BBB-, ठीक है। BBB- से ऊपर रहेगा तभी मिलता है वो।
which bank should what bank should do to avoid asset liability maturity mismatch that may arise out of extending long tenor। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यदि बैंक को अवॉइड करना है एसेट लायबिलिटी मिसमैच, ठीक है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा बताइए। तो उस केस में बैंक को क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, टेक आउट फाइनेंसिंग फ्रॉम मैनेजमेंट, लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रॉम आईडीएफसी। तो दोस्तों इस केस में जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है टेक आउट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। टेक आउट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट का यही पर्पज़ है कि टेक आउट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को, देखिए बैंक क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है जिसका अरेंजमेंट आईडीएफसी के साथ होता है, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये मिलता है कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच हुआ, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हुआ, लिमिटेड प्रोजेक्ट अप्रेजल स्किल का अवेलेबिलिटी हुआ, ये सभी को मीट कर पाता है। तो याद रखिएगा टेक आउट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट किसके साथ होता है, आईडीएफसी के साथ होता है या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ होता है, ठीक है। और इसको क्यों करती है बैंक, ताकि एसेट लायबिलिटी मैच्योरिटी मिसमैच को अवॉइड कर सकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ बाय बैंक। आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। चलिए देखते हैं, बैंक आर अलाउड टू फंड प्रमोटर इक्विटी इन सर्टेन सर्कमस्टांस। तो क्या कहा गया है आपको कि बैंक को जो है अलाउ किया गया है कि प्रमोटर इक्विटी को फंड करें कुछ सर्कमस्टांस में। एक्सपोजर नॉर्म और रिलैक्स बाय आरबीआई, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हैज बीन परमिटेड बाय आरबीआई, आईडीएफसी प्रोवाइड लिक्विडिटी। ये तो देखिए सही है, हमने देखा है, लेकिन एसेट लायबिलिटी मिसमैच क्यों आरबीआई प्रमोट करेगी, ये तो साफ गलत है ना। हाँ, एक्सपोजर नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया आरबीआई के लिए, मैंने देखा है, बताया ना आपको, ये 40% और 15% है। लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उस केस में आपको पता है कि 10% एक्स्ट्रा दिया गया है ग्रुप के लिए और सिंगल बोरोवर के लिए 5% एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपोजर लिमिट को रिलैक्स किया गया है और बैंक को अलाउ किया गया है कि प्रमोटर्स के इक्विटी को सर्कमस्टांस में फंड किया जाए। कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हैं जब बैंक को क्या करना पड़ता है, वो प्रमोटर की इक्विटी को क्या करना पड़ता है, फंड करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी वो गलत है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, आप देखिए नॉट ट्रू बोला गया है, पहला इट है लॉन्ग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे समझिए। कोई भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है ना, उसका कुछ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए सबसे पहला क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्टिंक्ट फीचर होता है, जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन लॉन्ग होता है, ठीक है, लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों इसका जेस्टेशन और पेबैक पीरियड जो होता है वो भी लॉन्ग होता है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों इसका डेप्थ इक्विटी रेशियो, जिसे हम लोग DER बोलते हैं, ये हाँ ये भी लार्ज होता है, अच्छा, और ये भी सही है। और उसके बाद दोस्तों एक और है, ठीक है। तो ये सब हमारा बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रेज करने का। तो ऑप्शन सी का राइट, रिड्यूस द रिस्क फॉर लेंडर एज फंड गेट एज वेल डिप्लॉयमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। रिस्क रिड्यूसिंग नहीं होता है दोस्तों, रिस्क भी हाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट लोन बैंक अलाउ कर सकती है किस ग्रुप को, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, एनी टाइप कंपनी पार्टनरशिप, एनी एंटिटी एंगेज इन सेल्फ प्रोडक्टिव इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। तो बताइए प्रोजेक्ट लोन बैंक जो है किस ग्रुप को अलाउ कर सकती है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट लोन की जहाँ तक बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को ही केवल किसी टाइप की कंपनी को, कंपनीज पार्टनरशिप को, या कोई भी एंटिटीज़ जो कि इन्वॉल्व है प्रोडक्टिव इकोनॉमिक आइटम्स में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी एंटिटी जो कि प्रोडक्टिव इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आइटम में ये है भागीदारी है, तो उसको बैंक क्या कर सकती है, प्रोजेक्ट लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, कॉमर्शियल बैंक कैन इशू बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए एक बैंक है, मान लीजिए बी, ठीक है, और एक हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन क्या कर रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है। तो बैंक क्या कर रही है, इस इंस्टीट्यूशन के फेवर में एक गारंटी इशू कर रही है। तो ऐसा कर सकती है बैंक, ठीक है, ऐसा बैंक गारंटी इशू कर सकती है, प्रोवाइडेड द बैंक गिविंग द गारंटी टेक अ फंडेड शेयर इन द प्रोजेक्ट एटलीस्ट कितना परसेंट। तो बैंक को भी कुछ शेयर लेना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में, कितना परसेंट शेयर लेना पड़ेगा, ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बुक में आप पढ़ेंगे सब चीज़ दिया हुआ है, तो आपको मैं खोज कर हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो बैंक फाइनेंस जो है उस केस में आपका होता है दोस्तों 5%, ठीक है, कितना होता है, देखिए सॉरी हाँ उसमें 5%, देखिए लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक इशू कर सकती है बैंक गारंटी अदर इंस्टीट्यूशन के फेवर में, प्रोवाइडेड द बैंक गिविंग गारंटी टेक अ फंडेड शेयर इन द प्रोजेक्ट एटलीस्ट ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट है,
कम से कम 5% तो होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, और ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट टेकन इन टेक्निकल अप्रेजल। तो टेक्निकल अप्रेजल में मैंने क्या बताया था आपको, तो टेक्निकल अप्रेजल में आपका आता है लोकेशन, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, प्रपोज कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर, वेस्ट डिस्पोजल, अवेलेबिलिटी, मार्केटिंग एंगेजमेंट। तो रेपुटेशन और प्रमोटर से क्या मतलब है, प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, अवेलेबिलिटी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये टेक्निकल के अंदर नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बैंक प्रमोटर को फाइनेंस कर रही है एक्विजिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, द मिनिमम अमाउंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू %% ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग प्रमोटर स्टेक इन द कंपनी बीइंग एक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे बैंक क्या कर रही है, प्रमोटर को फाइनेंस कर रही है ताकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एक्वायर कर सके। तो मिनिमम अमाउंट कितना रेस्ट्रिक्ट किया गया है, मिनिमम अमाउंट जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है वो है 50%, ठीक है। 50% है, कितना है 50%, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो ये हो गया हमारा 50%। अब देखिए उसके बाद है कि आरबीआई का जो ग्रुप एक्सपोजर नॉर्म है, ठीक है, तो उस पर सीलिंग कितना दिया गया है सिंगल बोरोवर के लिए। तो ये हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है एक हमारा, और एक होता है हमारा कैपिटल। हाँ देखिए 15% और एक है हमारा 15%, ठीक है, विच कैन रिलैक्स 10% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किसके लिए कहा गया, ग्रुप बोरोवर के लिए कहा गया ना। तो ग्रुप बोरोवर के लिए कितना है 40% है, ठीक है। ग्रुप बोरोवर देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल बोरोवर कहा गया है, तो सिंगल बोरोवर के लिए कितना है 5% है, जिसको एडिशनल हम लोग 5% कर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 15% ऑफ द क्या, 15% नेट वर्थ का, या आपका 15% ऑफ बैंक कैपिटल फंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 15% ऑफ बैंक कैपिटल फंड, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। हम लोगों ने कुल मिलाकर 31 क्वेश्चन डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट 31 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि पूरे चैप्टर को कवर कर रहा है टर्म लोन का। इसी तरह हम लोग और भी चैप्टर को कवर कर रहे हैं एक एक यूनिट वाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, जिस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेसन में। धन्यवाद।